दोस्तों, अभी कविता पर इतनी बातें की मैंने। समकालीन कविता, कविता समय, हमारा समय, आधुनिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सब और अपने बहुत गुरु समान, एकदम आदरणीय और बहुत करीबी कवि सदानंद शाही जी को भूल गई। उनसे मैं यदा कदा गाइडेंस भी लेती रहती हूँ कि फलाना जो औपन्यासिक प्रसंग है उसका क्या मतलब है या जो भी। और उनका जो कविता संग्रह है माटी पानी, उसको मैंने ख़रीदा था। माटी पानी मुझे भेंट में मिला है उनसे। सुख एक बासी चीज़ है, और उसकी जो ये शीर्षक कविता है सुख एक बासी चीज़ है, वो हमारे इस समय को परिभाषित करती हुई कविता है, जिसमें बस्तर की या ऐसे ही किसी आदिवासी अंचल की वह स्त्री जो शायद रोज़ रोटी भी नहीं खाती, कभी कभी मिट्टी भी खाकर रह लेती है, अच्छे दिनों में कहती है कि सुख एक बासी चीज़ है। लेकिन आज जबकि ज़िंदा रहना एक लड़ाई है, ज़िंदा रहना एक संघर्ष है, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो अपने घरों में महफूज नहीं बैठ सकते थे, ये सवाल अच्छे दिन में उनसे भी किया जा सकता है कि आपने थोड़ी थोड़ी क्यों नहीं बचत की। जैसे कि घरेलू बात बताऊं कि मेरी माँ जो है वो हमारी काम वाली से, हाउसकीपर से सबसे ज़बरदस्ती बचत करवाती है। तो इस तरह से, और जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ भी रहे हैं इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके, इसी व्यवस्था की सीढ़ियाँ चढ़कर। जैसे एक दिन अखबार में ये भी देखा कि एक सब्ज़ी वाले की बेटी या बेटे ने टॉप किया है 10th में। तो ये भी है, बहुत बहुत रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत मुश्किलें हैं हमारे लिए भी, सबके लिए, लेकिन किसी न किसी तरह हमें आगे बढ़ना है। तो सुख एक बासी चीज़ है का वही मतलब है। उस कविता को भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़कर अपने पास रखना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाह रही हूँ कि माटी पानी संग्रह की कई कविताएं, जिसमें एक कविता है शताब्दी तमाचा, जो मुझे इतनी पसंद आई, और उसके बाद बेटियों के पंख काटने की कविता जो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं क्या कहूँ। तो पता नहीं उसका कर पाऊँगी या नहीं, कोशिश पूरी होगी। लेकिन गांधीज़ लाफ्टर, गांधी की हंसी, इसका अंग्रेज़ी अनुवाद मैंने शुरू किया है, और मेरी कोशिश ये है कि मदन जी की, मंगलेश जी की कई एक कविताओं के, और भी बहुत से दिग्गज कवि हैं जिनकी कुछ एक कविताओं के, कई एक कवियों की कुछ एक कविताओं के अंग्रेज़ी अनुवाद करूं। लेकिन यह है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें 7 तो सोने में ही मैं बिता देती हूँ, कई बार कम, कई बार थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जो भी, कई बार बहुत कम। और लेकिन फिर भी मतलब धीरे धीरे ये योजनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, और आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से पूरी होंगी। तो सदानंद शाही जी की कविताओं में अद्भुत एक क्रांति भी है, एक यथार्थवाद भी है, और वो प्रिय कवियों में से हैं, ये मैं कहना चाह रही थी। उनकी एक और कविता है पंडब्बा, जो दादी के पंडब्बे पे लिखी है, और मुझे उससे मेरी नानी का पंडब्बा याद आया, जो कि उनकी पायल के साथ साथ मेरे पास उनका दूसरा मात्र बचा हुआ आभूषण है। तो किस तरह से ये एक पुश्तैनी गंध है, पुश्तैनी गंध पूनम मौसी की एक कविता भी है, और इसी नाम से उन्होंने एक संग्रह संपादित किया था, जिसमें मैंने कुछ माँ पर कविताएं भेजी थी। तो इस तरह से अपने पुरोधाओं को, अपनी धरोहर को समेटने की भी कोशिश है बहुत सी बातों में। और भी कितने ही कवि जो, जिनके बारे में हम धीरे धीरे बातें करेंगे, लेकिन मैंने जहाँ बात ख़त्म की थी वहाँ 3 उपन्यासों की बात मैं कर रही थी। और पहला उपन्यास जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगी, मैंने भूमिका बांधी थी कि मैं प्रवासी लेखन की बात कर रही थी साथ साथ मुख्य धारा के। तो पहला उपन्यास है उषा प्रेमवदा जी का शेष यात्रा। उनका ज़्यादा चर्चित उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, लेकिन शेष यात्रा मैंने शुरू की, और जो उसमें इतना खूबसूरत रोमान है, शुरुआत उसकी बहुत रुमानी ढंग से है, और थोड़ी सी मुझे शिवानी की याद आई। ऐसी कहानियाँ शिवानी ने खूब लिखी हैं, ऐसे उपन्यास भी, लेकिन मतलब मिलता जुलता।
कि पसंद करने गए, किसी को पसंद कर लिया, छोटी बहन को, वो जो देखने दिखाने और वो जो वर्णन है ना, बहुत खूबसूरत है। रोमान किसको अच्छा नहीं लगता है, प्रेम किसको अच्छा नहीं लगता। हम जो कहते हैं कि केवल प्रेम कविताएं पढ़ी जा रही हैं, इनमें शायक आलोक की मुझे एक कविता की पंक्ति याद आई है कि सादिया हसन मेरी चाय को तुम्हारी भूख चाहिए। मतलब ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मैं शायद ऐसी कविता न लिख पाऊँ, क्योंकि मुझे मेरी चाय को अगर कोई फूंक दे तो मुझे बड़ा हस्तक्षेप लगेगा कि चाय मेरी है, उसकी उठती हुई भाप मेरी है, ये तो मेरे निजी में दखल है। तो प्रेम और स्पेस का अपना अपना वो है। लेकिन इस तरह की कविताएं जो हैं, तो इस तरह की एकदम मतलब सांसों से लिपटी हुई कविताएं बहुत फैशन में हैं अभी। युवा वर्ग वही लिख रहा है सबसे ज़्यादा। थोड़ा बहुत अपना स्वप्न भी लिख रहा है, स्वप्न भंग भी लिख रहा है। लेकिन मतलब ये पंक्ति देखिए, मुझे भी याद है, इतनी कैची होती हैं ये पंक्तियाँ। मतलब वही है कैच वर्ड, हम साहित्य को एडवर्टाइजिंग पढ़ के लिख रहे हैं बेसिकली, और वही कर रहे हैं। तो खैर, अच्छी कविताएं हैं ये सब अच्छी कविताएं हैं, मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि प्रेम के अलावा जीवन में बहुत सी बातें हो जाती हैं। जैसे वही बात जो मैंने कही, कोई अगर मेरी उस कविता को पढ़ के रोज़ अगर कोई मेरी चाय को फूटना शुरू कर दे, तो मुझे तो लगेगा कि ये क्या हुआ, मेरी चाय की प्याली और मेरी सुबह के बीच ये कौन, कितना भी प्यार हो मुझे उससे, कितना भी वो मेरी सुबह के लिए ज़रूरी हो, हस्तक्षेप करने वाला लगेगा। तो खैर, तो ये है हमारा कविता समय और उपन्यास की जो हम बात कर रहे थे, फिर वही रोमान। तो और उसके बाद वो उपन्यास एकदम एक अबाउट टर्न लेता है और उस व्यक्ति की पेचीदगी में जाता है, जहाँ वो एक प्रवासी समाज में एक लड़की पहुँचती है और वहाँ की बहुत सी बातों से अनभिज्ञ है, पति की ही अपनी पेचीदगियों से अनभिज्ञ है, और दरअसल हम किसी को नहीं जानते उस तरह जितना कि तब तक जब तक कि हम सचमुच नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर होनी चाहिए कि हम जिस रिश्ते में बंधे हैं, उस रिश्ते को हम ढंग से निभाएं, लगातार दूसरे को ये चैलेंज ना करते हुए कि तुम उसे तोड़ोगी कि नहीं तोड़ोगी। तो खैर, उसके बाद वो शादी किस तरह टूटती है, किस तरह एक दूसरी स्त्री आती है, किस तरह यह भोली भाली लड़की यहाँ लौट कर और याद कर रही है अपना बीता समय, एक अद्भुत चित्रण है उसका। उस उपन्यास को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। दूसरा उपन्यास जिसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, सुषम जी का मोर्चे। सुषम बेदी ने प्रवासी लेखन में एक मील स्तंभ कायम किया। वो एक उन्होंने एक लेजेंडरी स्टेटस उन्होंने भी उषा प्रेमवदा जी की तरह कायम किया। हमारे समय में बहुत से प्रवासी लेखक बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं लोगों के बीच, और ये अद्भुत है, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इन दोनों को रेखांकित करूँ। सुषम जी अभी अभी गुज़र गई और शायद मतलब विचित्र जल्दी में गुज़र गई। हमें ठीक से उन्हें अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने मुझसे कहा था कि मोर्चे पर भी लिखना, हवन पर भी लिखना। हवन मेरा बहुत लोकप्रिय हुआ था उपन्यास, अभी हवन पे बातें हो रही थी किसी से, लेकिन उन्होंने मतलब क्या जल्दी थी उनको ऐसी, कैसे वो चली गई। खैर, मोर्चे जो है वो वाइफ बीटिंग पे है, और एक डॉक्टर लड़की अपने सहपाठी पति से, जिससे उसने प्रेम करके विवाह किया था, उससे किस तरह पिटती है, इसका मार्मिक चित्रण है। ये होता है, हम जो इतने डच क्राइसिस का हल्ला मचाते हैं, तो वही मैं कह रही हूँ कि एक से एक हाउसवाइफ्स हैं, हमें हर जगह एक रेमेडी नहीं लेकर पहुँचना चाहिए, और एक से एक वर्किंग वुमेन हैं जो त्रस्त रही हैं। और मैं एक्चुअली दोस्तों, जब कनाडा में यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वीज़ा का इंतज़ार ही करते हुए वेलफेयर सेंटर्स में भी गई थी, वॉलंटियर भी किया था, पढ़ाने के लिए भी, और क्लासेस भी करती थी, खुद अटेंड भी करती थी, और थोड़ी बहुत चॉकलेट वगैरह भी वहाँ खा लेती थी, पेस्ट्री। और बहुत सी दोस्त बनी मेरी इराक़ से, सीरिया से, जो रेफ्यूजी वीज़ा पे आ रही थी, और
जिनके बच्चे भी वहाँ आया करते थे एक माहौल को सीखने के लिए। और बाद में जो दूसरे किस्म की जगहें थी जहाँ ज़्यादा गंभीर बातें होती थी, जहाँ वाइफ बीटिंग के केसेस पे बातें होती थी, और हम सब ने वो फिल्म देखी है शायद द रेनमेकर, जहाँ कंपल्सिवली पति अपनी पत्नी को मारते हैं। तो मतलब वो जो फिल्म है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से, और ये सच है, वाइट सोसाइटी का भी सच है ये, कि वहाँ पे भी ये समस्या है और हॉस्पिटलाइज होती हैं स्त्रियाँ, और बहुत से प्रोबोनो लॉयर्स का सिस्टम है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये समस्या तो कायम है। और यही बात उसमें दिखाई गई है, किस तरह वह डॉक्टर अचानक उसको बिना चप्पल के अपने घर से निकलना पड़ता है कई बार, वह कितनी बार निकल कर फिर वापस आकर सुलह करती है। खौफनाक है, लोमहर्षक है कि एक स्त्री से कितनी संभावनाएं हैं और क्या नहीं है। और अंत में उसी तरह जिस तरह से मनु भंडारी का आपका बंटी में है कि एक माँ की समस्या दिखाई गई है, एक सिंगल मदर वो अपने बच्चों के साथ रहती है, तो इस तरह से उस उपन्यास का अंत है। घनघोर स्त्री विमर्श है उसमें और बहुत सशक्त, बहुत क्लासिक कृति है वो। और तीसरा उपन्यास जिसके लिए अभी नासिरा आपा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पारिजात, जिसमें समूचे इलाहाबाद का एक समय आता है, एक प्रेम कहानी आती है, उसका विघटन आता है, शातिर लोग हैं। अभी हाल में मुझे उनसे सवाल करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हुसैनी ब्राह्मण्स को सेंटर में रख के उन्होंने एक दत्त परिवार को लेकर उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से नासिरा जी बहुत समृद्ध लेखन इसलिए भी करती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत समय ईरान और इधर उधर बिताया है, पत्रकारिता भी करते और बहुत ज़्यादा उन्होंने अनुवाद भी किए हैं। रोमांटिक लिटरेचर का भी यथार्थ भी उन्होंने बहुत लेवल्स पे देखा है। अभी उनकी कुछ एक अद्भुत कविताएं भी आ रही हैं बहुत नाजुक मुद्दों पे। तो इनका मैं जिक्र करना चाहती थी। वैसे बहुत से प्रिय मंजूर एहतेशाम का सूखा बरखा अद्भुत उपन्यास है, उसमें प्रेम भी है, उसमें क्या नहीं है, एक अद्भुत चित्रण है उसकी। बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि किसी का कोट कहीं टंगा है और मैं कुछ नहीं कर सकती, सोचती हूँ कि चिट्ठी लिखूँगी। एक लड़की जो एक मुसलमान लड़की है शायद, जो एक हिंदू लड़के से प्रेम में इस तरह पड़ती है कि भाई का मित्र है और पिता की मृत्यु के समय, पिता की बीमारी के समय मदद करता है, या शायद मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़का है, या हिंदू लड़की है या मुस्लिम लड़का है, जो भी है, मतलब दो धर्मों के लोग हैं। तो दोस्तों, धर्म तो बड़ी ऊपरी चीज़ है। तो खैर, ये कुछ मैं कहना चाहती थी। और एक जो बात मैं इससे पहले कर रही थी भोजन और उसको लेके कि लड़कियों के खाने पे जो बंदिशें हैं, बहुत कविताएं इस पर हैं, बचा खुचा खा लेने पे, लड़कियों के पौष्टिक आहार न मिलने पे, लगातार दूरदर्शन वगैरह में देखिए ऐड आता रहता है। लेकिन ये भी है कि किसी के, जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ कि 12वीं कक्षा से मतलब मैं बदनाम हो गई कि ये ज़्यादा खाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत धीरे खाती हूँ और बहुत धीरे पचाती हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ख़राब है। लॉकडाउन में तो एकदम ठप है। तो एक कहानी मुझे याद आ रही है मन्नू जी की, जिनकी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, महाभोज। त्रासद कहानी है, आप सब जानते होंगे। वो कहानी मुझे मेरी भाभी जान वंदना राग ने सुनाई, और उसमें ये है कि वह मजदूर स्त्री बूढ़ी ये कहती है कि जिस दिन उसके पति का श्राद्ध है उस दिन उसे भरपूर भोजन मिल रहा है। ये गरीबी भी है और उसमें बहुत सी बातें हैं, स्त्रियों के त्रास का बहुत महीन चित्रण है। तो ये कुछ बातें फ़िलहाल, और फिर और कवियों के साथ मैं आपको एक दिन और बझाऊँगी बज्जिका से आया हुआ हिंदी में हमारे अंचल बिहार में एक शब्द है जिसका मतलब है एंगेज करूँगी, बुलाऊँगी, निमंत्रित करूँगी, और आशा है कि हम मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या।